हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो इसमें आपको पहले ही पता है पैरेलल लाइंस क्या होता है, और हम लोग जान लेते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है ना। जैसे ये पैरेलल लाइंस है, ये क्या है? पैरेलल लाइंस। तो आप पैरेलल लाइंस जान लीजिए क्या होता है। द लाइंस विच नेवर मीट टू ईच अदर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करें दोनों साइड में तो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और इनके बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी? हमेशा इक्वल रहेगी। अगर आप मान लीजिए ऐसे परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करते चले जाएं तो आप जितने ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे सभी की जो लेंथ आएगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। अब हम समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए हमने एक लाइन ये है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन जो है इन दोनों लाइन को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब मान लीजिए दो लाइनें थी, हम एक और लाइन अगर ऐसे बना दें उसको भी इंटरसेक्ट कर रही है, तीसरी लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी जो लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करेगा, लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी क्या है? ये क्या है? हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। और ये अगर हम इसको L मान लें, इसको M मान लें, तो यहाँ पर L पैरेलल टू M हो जाएगा। L पैरेलल टू M, पैरेलल का साइन ऐसे दिखाते हैं, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, तो अब हम इस ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन को हमने सीख लिया। अब हम इसी के बेस्ड हम देखेंगे कि अगर कोई लाइन मान लिया जाए हमारी लाइन ऐसे है, दूसरी अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई लाइन, इफ लाइन AB एंड CD आर पैरेलल एंड लाइन T इज ट्रांसवर्सल, है ना। कोई अगर हमारी लाइन, ये हमारी एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है। पहली लाइन हमारी जो है AB, A और B, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारी कौन सी है? CD, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए, कौन सा ट्रांसवर्सल? T का ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया जाए, और मान लिया जाए कि इनके बीच में कुछ एंगल जो है उनको हम डिफाइन करके लिख देते हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ठीक है, ये 2 है, 3 है, और ये 4 है। ठीक है, ऐसे इधर भी लिख लेते हैं। ये मान लीजिए एंगल 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। इस तरीके से मैंने एंगल लिख लिए। ठीक है, चलिए अब अगर आप चाहें लिखना तो मान लीजिए कि किस पॉइंट पे ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर वो भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा P है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है? मान लीजिए Q है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट P है। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ एंगल बनेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एंगल हमारा जो बनेगा वो बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। चेक कर लेते हैं इसमें कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 1 मानते हैं। चलिए देखिए इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, चेक करिए। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब जैसे ये 1 है और ये 5 है, तो इस लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल के साइड में जाइए तो 1 है, इस लाइन के ऊपर एक ट्रांसवर्सल के जो ट्रांसवर्सल के इधर साइड में देखिए तो ये 5 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब इसी लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है? 4 ऊपर साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर देखिए क्या है? 8, तो इसका मतलब हमारा सेकंड हो जाएगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ये बात समझ में आई? चलिए उसके बाद में हम लोग थर्ड देख लेते हैं। थर्ड आप देखेंगे तो अब हमने देखिए इस एंगल के भी मैंने इस लाइन के ऊपर देखा और इसी लाइन के ऊपर देखा। अब हम लोग इस लाइन के नीचे और नीचे वाले एंगल को देखेंगे। तो इसके नीचे देखिए, इसके नीचे राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? 2, और इसके नीचे
राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है 6, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू 6 हो गया। और फोर्थ वाला देखते हैं, तो फोर्थ वाले में देखिए इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 3, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 7। तो इस तरीके से ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप समझ गए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब अगर हम इस लाइन के ऊपर ऊपर देखेंगे तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट देख लीजिए। अगर इस लाइन के नीचे नीचे हम देखेंगे तो लेफ्ट राइट दोनों को इक्वल करा लीजिए। तो इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, है ना। दूसरा हम देखते हैं क्या है, मान लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर लें हम लोग। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, इंटीरियर एंगल्स, इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होता है, जेड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, जेड। अगर हम देखेंगे यहाँ से ये एक लाइन इसके पैरेलल है, तो इसको यहाँ से देखिए ट्रांसवर्सल पे आए, ट्रांसवर्सल से इधर आई फिर इधर आई, तो जेड से बन रहा है। जब कोई दो लाइन ये पैरेलल हैं और अगर कोई दो लाइन पैरेलल एक दूसरे के हैं तो अगर जेड से बन रही है तो वो क्या एंगल इक्वल होते हैं इंटीरियर वाले। तो ये 3 और 5 क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5। दूसरा एक ये भी जेड बन रहा है उल्टा जेड, देखिए, तो ये 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्या है इसमें। थर्ड हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, अल्टरनेट तो रहेंगे लेकिन एक्सटीरियर की बात। अब देखिए यहाँ पे 1 ले लीजिए और यहाँ पे 7, 1 और 7 क्या होंगे, इक्वल होंगे, 1 इज इक्वल टू 7। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ये वाला ले लिया, नहीं 4 ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए और किसके इक्वल होगा, देखिए 6 के इक्वल होगा ना। 4 किसके इक्वल होगा, 6 के। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। आप सोचेंगे 1 इज इक्वल टू 7 कैसे हो गया। चलिए इस चीज़ को हम लोग सीख लेते हैं। देखिए 1 हमने लिया, 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। और 3 किसके इक्वल है, 7 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। फिर से देखिए 1 किसके इक्वल है, 3 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और 3 किसके इक्वल है, 7 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका मतलब 7 किसके इक्वल हो गया, 1 के, इसीलिए मैंने 1 इक्वल टू 7 लिख लिया। 4 6 के कैसे इक्वल आ गया, देखिए 4 किसके इक्वल है, 2 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और 2 किसके इक्वल है, 6 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसका मतलब 4 किसके इक्वल हो गया, 6 के हो गया। इसीलिए इनको बोला जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। चलिए ठीक है, तो हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या है, को इंटीरियर एंगल। क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं, मतलब दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लीजिए, और ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम कितना होता है, 180 होता है, और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस एंगल 5। देखिए इंटीरियर ट्रांसवर्सल के एक साइड में इंटीरियर एंगल ले लीजिए 2 और 5, तो क्या 2 और 5 का सम कितना हो जाएगा, 180। सेकेंड हमारा इधर साइड में ट्रांसवर्सल के इस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 3 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस तरीके से अगर को इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनको उनका मतलब होता है सम दोनों का क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल को क्या बोला जाता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको देखिए क्या क्या बोल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल को हम बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, एलीड एंगल्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एलीड एंगल बोल सकते हैं, है ना। या फिर और भी इनको बोल सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्या बोल सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये सभी चीजें एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ भी बोला जाए वो सब क्या है, एक ही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि एलीड एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स सब तीनों एक ही हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं, एक थ्योरम ले लेते हैं। तो आपको थ्योरम पढ़िए, आपको दिख रहा होगा, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अभी हमने जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अभी हमने देखा है, हमने बताया आपको, अब हम उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। तो आपको थ्योरम तो दिख ही रही है, अब हम इसका फिगर बना लेते हैं डायरेक्टली। तो ये हमने दो लाइनें ली जो एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है।
इस लाइन का नाम रख दिया AB और इसका नाम रख दिया CD, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल लिया जो कि इन दोनों को कहाँ पे, ट्रांसवर्सल का क्या नाम रख दिया जाए, T ट्रांसवर्सल है, जो कि इसको P पर और इसको Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है। इसको एंगल मान लेते हैं 2, इसको एंगल मान लेते हैं 4, नहीं इसको पहले ले लीजिए 1 2, ये 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 मान लिया। चलिए अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें टू प्रूव, और फिर हमें प्रूफ भी करना है। प्रूफ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में प्रूफ करना है। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 1 = 2 प्रूफ करना है, तो 1 = 2 और 3 = 4 प्रूफ करना है, एंड 3 = 4 भी प्रूफ करना है। अच्छा मैंने इसीलिए 1 2 3 4 इधर मान कंसिडर कर लिया, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, बाकी 5 6 ऊपर कर दिया। चलिए तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आप बताइए 1 = 5 है कि नहीं है, देखिए बताइए हियर एंगल 1 = एंगल 5 है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है। आप बोलेंगे है क्यों, क्योंकि आप बताएंगे कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इसको क्वेश्चन 1 मान लिया। 5 = 2 है कि नहीं है, बताइए एंगल 5 = एंगल 2 है कि नहीं है, तो कहेंगे है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। 5 2 के इक्वल है, 1 5 के इक्वल है, ठीक है। जो मैंने अभी यही बताया था वही हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस चीज को, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम A एंड B, देखिए बेटा फ्रॉम A एंड B, A और B से आपको क्या दिख रहा है, 1 5 के इक्वल है, 5 2 के इक्वल है, मतलब 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 1 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 एंगल 1 जो है आपका वो किसके इक्वल है, 1 किसके इक्वल, 5 के, 5 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 5 के इक्वल, 5 2 के इक्वल, इसका मतलब 1 और 2 भी तो इक्वल होंगे, इसका मतलब 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। यही आपको तो प्रूफ करना था, 1 = 2। अच्छा सिमिलरली हम लोग दूसरा वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 3 = 4, क्या लिख सकते हैं, 3 = 4। तो इस तरीके से हमारी ये बात प्रूफ हो गई, तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात पता चल गई, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक बात इसमें देख लेते हैं कि देखिए अब हमने एक चीज बता दिया कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं तो और ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करता है तो इतनी कंडीशंस बनती हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि अगर इतनी कंडीशन बन रही हैं, एक ट्रांसवर्सल है और कोई मतलब दो लाइंस हैं, अब पैरेलल लाइंस नहीं मैंने बोला है, दो लाइंस हैं और ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशन बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये आप समझ जाइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन क्या है ना, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अच्छा इसमें क्या है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लिया जाए कि एक कोई लाइन है, ठीक है, जिसका नाम मान लिया जाए L है, और एक लाइन M है, ये दोनों मान लिया जाए क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को, और M किसके पैरेलल मान लो, N के पैरेलल है, M किसके पैरेलल है, N के है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई देखिए हियर L पैरेलल टू M है एंड M पैरेलल N है, मतलब L M के पैरेलल और M N के पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई L M के पैरेलल M N के पैरेलल, मतलब L M के पैरेलल है, देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट L M के पैरेलल है और M N के पैरेलल है, इसका मतलब L और N भी तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो यही थ्योरम है कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें, इसमें एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दें, तो ये वाला एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल अगर 3 है, तो तीनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से, तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से।
एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसमें बोला गया है कि इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। फिगर हमेशा पेंसिल से बनाएंगे, नीट एंड क्लीन। ठीक है, ये हमारी ट्रांसवर्सल है और इसमें हम लोग, ये हमारा 50 डिग्री दिया गया है ना। ये आपको x है, ये आपको y दिया है और ये आपका 130 डिग्री दिया गया है। ये आपका सी डी है और ये आपका a और b है। इसमें शो क्या करना है, सो दैट, तो आपको दिख रहा है कि हमें शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको दिखा कि x एंड y हमें फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप एक बात देखिए, इसमें आपको कहीं ये नहीं बताया गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये नहीं बताया गया है। वो तो आपको प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूफ करना है। आपको केवल ये फिगर दे दिया गया और एक्स वाई की वैल्यू पूछा गया। चलिए देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आप बोलेंगे हाँ। और जब भी लाइन कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कौन सा एंगल बनाते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल टू 130। कैसे, तो आप बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसफर देखिए, सिंस ट्रांसवर्सल लाइन and AB intersects to each other, therefore 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 50 प्लस एक्स 180 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, तो आप बोलेंगे लीनियर पेयर से, है ना। लीनियर पेयर से दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 180, 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 180 से 50 जाए कितना बचेगा, 130, है ना। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 130। अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई। अब आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। तो चेक करिए, ये x की वैल्यू जो आई है और ये 130 दोनों क्या है, सेम है। तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू एंगल x जो है, x इज इक्वल टू, अगर हम इसका नेमिंग कर दें या x इज इक्वल टू वाई लिख दीजिए। एंगल x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी है, 130। तो एंगल सिंस एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू 130, दोनों के इक्वल है। लिखेंगे बट दिस फॉर्म्स, ये क्या बना रहे हैं, देखिए z बन रहा है और z बन रहा है, दोनों के एंगल इक्वल में। तो हम लिखेंगे बट दिस फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा गया है कि इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई जेड रेशियो इज इक्वल टू 3:7। फाइंड करना है हमें, टू फाइंड करना है एक्स, हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो देखिए फिगर हमारा तीन, जो ये इस तरीके से हमारी लाइन दी गई है। ठीक है, अब इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमारा एंगल x है, ये y है और ये हमारा z है। ठीक है, ये ए बी है, ये सी डी है और ये ई एफ है। चलिए, अच्छा आपको एक मैंने थ्योरम बताया था, यहाँ पे देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है ना। सॉल्यूशन में देखिए सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी है, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तीनों लाइन एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और मैंने एक थ्योरम भी बताया था, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया। अब हम देखेंगे इसका मतलब x जो है वो z के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर x हमारा क्या हो जाएगा, z के इक्वल हो जाएगा, है ना।
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, क्योंकि आप क्या कहेंगे तो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये देखिए z बन रहा है बड़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x इज इक्वल टू z हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1। एंड x और y का सम कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180। x और y का सम कितना होगा 180, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में अंदर वाले एंगल हैं, उनका सम कितना होता है 180 होगा। किस प्रॉपर्टी से, तो आप बताएंगे को इंटीरियर एंगल, है ना, को इंटीरियर एंगल। अच्छा, अब हमने y और z का रेशियो पता है 3:7, y और z का रेशियो क्या पता है 3:7 पता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लिया जाए कि y इज इक्वल टू 3x और z इज इक्वल टू 7x। समझ में आई है बात, क्योंकि जब रेशियो हटता है तो कोई कॉमन कोफिशिएंट आ जाता है दोनों के साथ में। अब देखिए x की जगह पे z लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हमने z लिख दिया, y लिख दिया इज इक्वल टू 180, है ना, फ्रॉम 1। ये बात आपको समझ में आई। z इज इक्वल टू क्या है 7x, y की वैल्यू क्या है 3x इज इक्वल टू 180, 7x प्लस 3x कितना हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 18। x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ये बात आपको समझ में आया। सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली x हमें ऑलरेडी कोफिशिएंट दिया था, तो हम लोग यहाँ पर जो कॉमन ये माने हैं x, जो नेक्स्ट वेरिएबल x ना मान के हमें कोई नेक्स्ट ऐसा मानना होगा जो यहाँ पर xyz दिया ही ऑलरेडी, तो हम x कंसीडर नहीं मान सकते। यहाँ पे हम कुछ और मान लें, इसको हम लोग मान लें 3a, ठीक है, क्या मान लें 3a 7 है। एक ऐसा वेरिएबल हमें मानना पड़ेगा जो इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में ना दिया हो, तो इसका मतलब हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 10a और ये हमारा a इज इक्वल टू 18 आ गया। क्या आ गया, a इज इक्वल टू 18। आपको ये बात समझ में आया कि मैंने x क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि यहाँ पर x ऑलरेडी दिया हुआ था, तो a इज इक्वल टू हमारा 18 आ गया। ठीक है, मैं ऐसा वेरिएबल मानना होगा जो क्वेश्चन में ऑलरेडी ना दिया हो। तो a की वैल्यू 18 आ गई, हमें बताना है x, तो x इज इक्वल टू किसके, z के। नाउ x किसके इक्वल है, z के, और z किसके इक्वल है 7a के। ये बात समझ में आई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 18 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। आपको बात समझ में आई। यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि हमें एक ऐसा वेरिएबल कंसीडर करना होगा जो इस वेरिएबल क्वेश्चन में ना दिया हो। ठीक है, इसीलिए मैंने a कंसीडर किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कि इन फिगर 6.30 इफ AB इज पैरेलल टू CD, EF इज परपेंडिकुलर CD एंड GD इज इक्वल टू 126, फाइंड दिस। तो चलिए क्वेश्चन में हम सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है गिवन क्या क्या है, AB पैरेलल टू CD गिवन है, EF परपेंडिकुलर टू CD दिया है, एंड एंगल GED इज इक्वल टू दिया है 126 डिग्री। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड हमें करना है एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ये हमें फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। हमने बताया था फिगर बनाना बहुत ही जरूरी, भले ही क्वेश्चन में दिया हो। तो हम लोग एक फिगर बनाएंगे। ये हमारा फिगर है, ठीक है। इसमें एक परपेंडिकुलर ऐसे है, ये आपका परपेंडिकुलर है FE, ठीक है। और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल है जिसको बोला गया है G। ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है। ये हमारा CD है और ये हमारा B पॉइंट है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको इसमें दिख रहा है कि GED इसमें दिया गया है 126 GED, और पूछा गया AGE। ये आपका GED बना 126 और आपसे AGE पूछा गया। तो देखिए ये जब AB इसके पैरेलल है तो लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। देखिए Z बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AGE इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल GED, और GED किसके इक्वल है 126 के,
इसका मतलब ए जी कितना आ गया 126 आ गया। ए जी इक्वल टू कितना आ गया 126 डिग्री। तो हमारा पहला आंसर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर ऐसा ये पूछा जाए कि आपने इक्वल क्यों किया है तो हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल बन रहे थे। तो पहला आ गया ए जी। अब हमें जी ई एफ निकालना, चेक करिए जी ई एफ। अच्छा ये पूरा एंगल 126 है और इतना एंगल 90 है, तो अगर हम 126 से 90 माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी ई एफ, एंगल जी ई एफ कैसे, ये वाला एंगल आएगा पूरे से, मतलब 126 डिग्री से माइनस कर दिया जाए एफ ई डी माइनस कर दिया जाए, मतलब 126 से 90 माइनस कर दिया जाए, 6 से 0 जाए कितना बचेगा 6, और 12 से 9 जाए कितना बचेगा 3, तो 36 डिग्री। इसका मतलब जी ई एफ हमें 36 मिल गया। अब हमें क्या बताना है, एफ जी ई। देखिए एफ जी ई ये वाला एंगल बताना है, ये वाला, है ना। ये एंगल देखिए क्या, इस एंगल की अब हमें निकालना है, मतलब ए जी ई, ये ए जी पता है तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अदरवाइज ये एंगल सम भी लगा दे, कई तरीके से निकल सकता है। ये एंगल सम से भी निकल सकता है क्योंकि ये 90 है, ये आपको पता है, तो यहाँ ये वाला आ जाएगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल से। अब आप या तो लीनियर पेयर लगा ली, लीनियर पेयर कैसे, मतलब ये पता है तो यहाँ ये वाला निकल आएगा लीनियर पेयर से। तो लीनियर पेयर लगा लेते हैं, तो लिखेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन ए जी एफ। इस पे देखिए तो ये हमारा एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होगा, तो आप बोलेंगे 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। आपने एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था लीनियर पेयर, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ए जी ई की वैल्यू क्या है, तो आप बताएंगे 126 प्लस एफ जी ई हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो यहाँ से एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 हो जाएगा। इस तरीके से एफ जी ई 10 से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ 7 से 2 जाएगा बचेगा 5। तो इस तरीके से एफ जी ई की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। आपको समझ में आ गया। तो तीनों हमें पता चल गए, एफ जी ई भी पता चल गया, ए जी ई भी पता चल गया, और एफ जी ई एफ ये वाला जी ई भी पता चल गया। फिर ये हमारे इसके क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें लिखा है इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। तो आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एस टी, आपको गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया गया है, एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री दिया गया है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। इसमें फाइंड हमें करना है क्यू आर एस। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर आपने बनाया तो ये इस तरीके से फिगर बन गया। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं, ये हमारा P है, ये Q है, ये हमारा S है, ये T है, ये R है। एंगल लिख लीजिए, तो ये हमारा 110 है और ये हमारा 130 है। अब टू फाइंड क्यू आर एस हमें करना है, मतलब क्यू आर एस देख लेते हैं कौन सा, ये हमें एंगल फाइंड करना है ना। ये एंगल देखिए 2-3 तरीके के हैं, हम एक तरीका आपको बताते हैं। क्या करिए आप एस टी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ, इसका हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये आप ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका मान लेते हैं नाम y। ठीक है, तो ड्रॉ आर वाई पैरेलल टू, इसके हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आर वाई पैरेलल टू एस टी, ये हमने मान लिया। चलिए सॉल्यूशन में आ जाइए। अब देखिए हमने एक थ्योरम आपको बताया था, और वो क्या था, थ्योरम था कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपने देखिए पी क्यू किसके पैरेलल, एस टी के। तो हम लोग लिखेंगे सिंस पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंड यहाँ से देखिए एस टी किसके पैरेलल है, तो आर वाई के पैरेलल है। देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे आप बोलेंगे, क्योंकि पी क्यू एस टी पैरेलल, एस टी आर वाई पैरेलल, तीनों पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब अब जब ये पैरेलल हो गए तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये क्या 130, ये देखिए ये एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ये दोनों लाइन पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल के सम कितना होता है 180, तो उनको को इंटीरियर बोलते हैं। लिखेंगे देयरफॉर सिंस एस टी पैरेलल टू आर वाई, दिस इम्प्लाइज दैट
130 प्लस इसको हम लोग मान लो y मान लेते हैं ना, y 130 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? तो कहेंगे को इंटीरियर एंगल से। समझ में आया? तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 130, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया, है ना। y कितना आ गया? 50 आ गया। अच्छा, इसको मान लीजिए आप x, क्या मान लीजिए? x। अच्छा, ये वाला भी तो देखिए, ये जब इसके पैरेलल है, दिस सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर वाई, पी क्यू भी तो आर वाई के पैरेलल है, तो ये भी तो खुद जेड बन रहा है, तो जेड बन रहा है तो इसमें भी क्या बन जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट 110 डिग्री इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, मतलब x प्लस वाई के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बात आपको समझ में आ गई? तो 110, x की वैल्यू कितनी है पता नहीं, हमें पता करना है y कितना है? 50। 50 इधर लाइए, तो 110 माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। और x को आप क्या लिख सकते हैं? QRS, है ना। दिस इंप्लाइज दैट QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री, और हमें QRS ही फाइंड करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा। इसमें कहा गया है इन फिगर इफ गिवन, जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया गया है, एंड पी आर डी, एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री दिया है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? y और x की वैल्यू बतानी है, y एंड x, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। चलिए, तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर आप देखिए, तो ये दो लाइन है ए बी और सी डी, ये हमने ए बी और सी डी बना लिया, जो कि एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। और इस तरीके से पी क्यू और आर दिया गया है। ये एंगल आपको दिया गया है 127, ये आपको x, ये y, और ये वाला 50 डिग्री दिया गया है, ठीक है। अब आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। x और y की वैल्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसको देखिए, 50x के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला जब पैरेलल है तो लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। ये वाला 50 देखिए z बन रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना? 50 आ गया। क्यों? कौन सी प्रॉपर्टी से? तो बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। तो ये हमारा पहला हो गया, x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू भी निकालना है। y की वैल्यू भी देखिए, ये जब इसके पैरेलल, तो ये वाला पूरा z बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला पूरा z बन रहा है, तो लिखेंगे एंड 50 प्लस वाई, मतलब ये वाला पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, क्योंकि z बन रहा है, तो इज इक्वल टू 127 होगा। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से? तो लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 127 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 7 से 0 जाएगा 7, और 12 से 5 जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 77। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है PQ and RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रेज AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. तो इसमें सबसे पहले गिवन, सबसे पहले क्या है वो देख लेते हैं। तो इसमें आप गिवन है कि PQ और RS जो है दोनों मिरर हैं, PQ RS, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना। तो फिगर बना लीजिए, ये दोनों हमारे जो मिरर हैं, और वो दोनों मिरर क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। मिरर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल प्लेस्ड है। ये मिरर है, ये हमारे मिरर है कौन से हैं? PQ
और आर एस, ठीक है। अब इसमें एक इंसिडेंट रे है जो कि ऐसे इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे एक इंसिडेंट होती है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके आर एस मिरर पे आती है और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट होके डी की ओर चली जाती है, तो ये सी पे इंसिडेंट होता है। तो ये इसका पाथ है रे का, ठीक है। अब हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, आर एस सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली ए बी सी डी के पैरेलल प्रूफ करना है। तो पैरेलल प्रूफ करना है रे को, प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, पी क्यू पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पर भी इस मिरर पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो हम इसका नाम कर देते हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई जब ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो आपको पता है जब भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो भी एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उनके बीच में अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी क्या होंगे एक दूसरे के, ये वाला और ये एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली हम चाहें तो लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी एक्स पैरेलल टू सी वाई, ये हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अच्छा पैरेलल है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें एंगल सबसे बड़े, अगर एंगल मान लिया जाए तो ज़्यादा हमको लगता सही रहेगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर हम इसको 1 मान लें, 1 2 3 और इसको हम लोग 4 एंगल मान लें, ठीक है। 1 2 3 4 मान लिया। तो अब ये मैं बताइए कि जो रिफ्लेक्शन रूल होता है ना, स्नेल्स लॉ जिसे बोलते हैं, है ना, मिरर प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ या फिर होता है रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, है ना, या भी ये भी लिख सकते हैं रूल्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, ये भी लिख सकते हैं रूल्स या लॉ, जो भी लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर, इसको लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या ऑफ मिरर, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इंसिडेंट रे जो होती है, जो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है ना। इंसिडेंट एंगल क्या होता है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इंसिडेंट एंगल जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 = 2 हो जाएगा एंड 3 = एंगल 4 हो जाएगा। ये बात आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। ये इंसिडेंट एंगल है, इन नॉर्मल के इधर देखिए इंसिडेंट एंगल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो 1 = 2 हो जाएगा, 3 = 4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये बी एक्स, नाउ आपको बी एक्स पैरेलल टू सी वाई अपने कंस्ट्रक्शन से किया था, और जब एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब एंगल 2 = एंगल 3 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए इसको हम लोग बना लेते हैं 2, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से देखिए 2 = क्या है, 3, 2 = 3 है, और 2 किसके इक्वल है, 1, और 3 किसके इक्वल है, 4। तो इस तरीके से हमारे सभी एंगल 1 2 3 4 सब क्या हो गए, इक्वल हो गए, हो गए। अब हम ले लेते हैं नाउ एंगल ए बी सी को ले लीजिए। ए बी सी देखिए, ए बी सी ये किसके सम के बराबर है, 1 + 2 के बराबर है ना। और आप बी सी डी ले लीजिए, है ना, बी सी डी ये किसके बराबर है, 3 + 4। अच्छा, एंगल ए बी सी = 1 + 2 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 की जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 एंगल 1 + एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ए, इसको मान लेते हैं। यहाँ पे दूसरे में आ जाइए, बी सी डी = 3 को देखिए हम 1 लिख सकते हैं, हम चाहते हैं 1 ही हो जाए। 3 को मैं 1 लिख सकता हूँ तो आप बोलेंगे हाँ, 4 को मैं 1 लिख सकता हूँ तो बोलेंगे हाँ। तो ये हो जाएगा बी सी डी = एंगल 1 + एंगल 1 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 1, और ये हो जाएगा बी। अच्छा, ए और बी से देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, और राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, ए बी सी = एंगल बी सी डी। अब ए बी सी, ये देखिए ए बी सी और बी सी डी इक्वल है, तो ये क्या बना रहे हैं,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो लिखेंगे बट दिस फॉर्म्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, फॉर ट्रांसवर्सल BC ट्रांसवर्सल को अगर हम ले लें तो ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इनके फिर वो दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड। ये बात आपको समझ में आ गई। इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।